प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपालिका का नियंत्रण या कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन। अर्थात पूरी दुनिया के अंतर्गत चाहे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वह सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, सभी के अंतर्गत किसी न किसी रूप में कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाएं संविधान में ही कर दी जाती हैं और इसी के साथ में गैर संवैधानिक तरीकों से भी कार्यपालिकाओं को नियंत्रित रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है। शक्ति को शक्ति का विरोधी से मेरा तात्पर्य क्या है? सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए शक्ति का ही शक्ति को विरोधी बना दिया जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए शक्ति को ही शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे और शक्ति का दुरुपयोग ना हो सके। एक शक्ति दूसरी शक्ति के ऊपर नियंत्रण रखे, जिससे कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहें, जन कल्याण में कार्य किए जाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी रूप में कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाएं दुनिया के सभी देशों के संविधानों के अंतर्गत की जाती हैं। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम बात करते हैं कार्यपालिका का नियंत्रण या कार्यपालिका पर नियंत्रण के क्या क्या साधन हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ यहाँ कि वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे शासन प्रणाली का कोई भी प्रकार क्यों ना हो, लोकतांत्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, सभी प्रकार के शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के कार्यों की संख्या और शक्तियों में व्यवस्थापिकाओं की बनिस्पत बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है लॉर्ड हेवर्ट, नोट कीजिएगा, लॉर्ड हेवर्ट, इन्होंने ये कहा है कि यह एक नई तानाशाही है, समय रहते इसे रोको, अन्यथा ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता को निगल जाएगी। तो यह नई तानाशाही कौन? कार्यपालिका की तरफ संकेत कर रहे हैं। अर्थात लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में ये बात कही है। न्यू डेस्पोटिज्म मतलब नई तानाशाही। लॉर्ड हेवर्ट की पुस्तक का नाम क्या है? नई तानाशाही, न्यू डेस्पोटिज्म। इसके अंतर्गत इन्होंने कार्यपालिका की तरफ ये संकेत किया है कि भाई व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की बनिस्पत कार्यपालिकाएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही हैं और राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी एक अंग उपांग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो ये अच्छा संकेतक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि किसी न किसी रूप में समय रहते इसे रोका जाए, अन्यथा ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को निगल जाएगी। अब मूल बात हमें तो ये समझनी है कि बात ठीक है, कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही हैं, तो क्या कार्यपालिकाओं के ऊपर कोई नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं या फिर कार्यपालिकाएं अपनी मनमानी करती हैं? नहीं, कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। अर्थात कार्यपालिका पर नियंत्रण के कुछ साधन होते हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं तानाशाह ना बन बैठे। इस रूप में दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे कि कार्यपालिकाएं नियंत्रित रहें। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण के क्या साधन हैं। ध्यान दें, सबसे पहले तो ये बात ध्यान देंगे कि वास्तव में कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए, भाई कार्यपालिकाओं के क्या कार्य हैं
ये हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कार्यपालिकाओं के क्या कार्य हैं पूरी दुनियाओं में, इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ उनकी पुनरावृत्ति करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलो। अपने कार्यों के लिए मतलब कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहे। नंबर एक बात, एक तो ये उत्तरदायी रहे तथा शक्तियों के दुरुपयोग से दूर रहे। दो बातें होगी, कार्यपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी रहे और इसके साथ में शक्ति का दुरुपयोग ना करे। इसके लिए सर्वत्र इन पर नियंत्रण लगाए जाते। सर्वत्र मीन्स पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हो, उसका रूप कोई भी क्यों ना हो भाई, चाहे वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, चाहे वह स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली हो और चाहे वह सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, सभी जगह कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण की संवैधानिक, संस्थागत और औपचारिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं को, विशेषकर संसदीय शासन प्रणाली में तो क्लियर है ये बात, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात आती है तो सीधी सी बात है, कार्यपालिकाएं जनता के प्रति उत्तरदायी होती ही होती है, जनता को उन्हें जवाब देना ही देना पड़ता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि भाई कार्यपालिकाएं शक्ति का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए इन्हें किसी के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाता है और इनके ऊपर संवैधानिक, संस्थागत, औपचारिक, गैर संवैधानिक नियंत्रणों की व्यवस्थाएं दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में होती हैं। मैंने प्रारंभ में ही ये बात कही थी कि भाई शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए दुनिया के सभी देशों के संविधानों में कुछ ऐसे संस्थागत, संरचनात्मक, औपचारिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि सरकार का कोई भी एक अंग शक्ति का दुरुपयोग ना करे। इसलिए शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दिया जाता है, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे और एक शक्ति दूसरी शक्ति के ऊपर नियंत्रण बनाए रखे, जिससे कि शक्ति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। और ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन ही इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं कि राजनीति विज्ञान ही तो ये बताएगा कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग कम से कम हो। इसके लिए संवैधानिक, संस्थागत और औपचारिक व्यवस्थाएं क्या हों, ये बातें राजनीति विज्ञान ही बताता। ये बात सत्य है कि शक्ति के दुरुपयोग को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई संवैधानिक, संस्थागत और औपचारिक तरीकों से इसे नियंत्रित तो किया ही जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने क्या कहा है, शक्ति के दुरुपयोग को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता है, मगर उसके दुरुपयोग को कम तो किया ही जा सकता है। तो ये रास्ता राजनीति विज्ञान ही तो बतलाएगा हमें। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं कि भाई कार्यपालिकाएं क्या स्वच्छंद होती है या कार्यपालिका के ऊपर कोई नियंत्रण होता है। यस, इनके ऊपर नियंत्रण होता है। अब चलिए, ये बात क्लियर होगी कि ये उत्तरदायी रहें और शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए इनके ऊपर सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी देशों में किसी न किसी रूप में नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं। अब वो नियंत्रण की क्या व्यवस्थाएं, ये मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को 4 बिंदुओं के आधार पर समझाऊंगा। इसमें समग्र बातें सम्मिलित हो जाती हैं, एक बात शेष नहीं रहती है। और मैं विश्वास से कह रहा हूँ, इससे संबंधित प्रश्न IAS एग्जाम में, नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में निश्चित पूछा जाता है। आप गलती नहीं करेंगे, समझिएगा। देखिएगा, नंबर 1, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा लास्ट में, पहले आप इसे समझिएगा और इसे समझ गए डायग्राम को समझाएंगे। डायग्राम समझ गए तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ पूरी दुनिया में किसी भी देश की कार्यपालिका का आप अध्ययन कीजिएगा, आप आसानी से बता सकेंगे कि किस देश के अंतर्गत कार्यपालिका के ऊपर किस साधन का ज़्यादा नियंत्रण है या कम नियंत्रण है। चलिए, नंबर 1, अभिजनी प्रतिबंध। अभिजन, जिसको एलिट क्लास बोलते हैं, अभिजनी प्रतिबंध। देखो, वास्तव में पूरी दुनिया में चाहे शासन प्रणाली की प्रकृति कोई भी क्यों ना हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो, भाई
दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत सभी राजनीतिक समाजों में दो प्रकार के अभिजन निश्चित रूप में पाए जाते हैं। शासक अभिजन, नोट कीजिएगा, शासक अभिजन, प्रति अभिजन, इसे अशासक अभिजन भी कहा जाता है, इसे प्रतिपक्ष अभिजन भी कहा जाता है। राजनीतिक समाज में दो प्रकार के अभिजन निश्चित रूप में होते हैं। तो वास्तव में जो कार्यपालिकाएं होती हैं वो शासक अभिजन को, जो सत्तारूढ़ होते हैं उनको रुष्ट नहीं कर सकती हैं। इनके सहयोग से, इनको साथ लेकर ही कार्यपालिकाएं कोई कार्य कर सकती हैं। अगर शासक अभिजन कार्यपालिकाओं के विरुद्ध है तो कार्यपालिकाएं कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पूरी दुनिया की बात है ये। और विशेषकर मैं आपको समझा रही हूँ, विशेषकर जो ये शासक अभिजन है ना, ठीक है, लोकतंत्रीय प्रणालियों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता ही रखता है ये, ठीक है, लेकिन निरंकुश शासन प्रणाली में या निरंकुश व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो भाई सच में कार्यपालिकाओं के ऊपर केवल शासक अभिजन ही पूर्ण रूप में नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि वहां पर सभी संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्थाएं विफल रहती हैं। कार्यपालिकाएं मानती ही नहीं है, उनको मान्यता ही नहीं देती हैं। संवैधानिक संस्थागत व्यवस्थाओं को, प्रतिबंधों को कोई मान्यता नहीं देती है। तो फिर कार्यपालिका किससे नियंत्रित होती है निरंकुश शासन प्रणाली के अंतर्गत? शासक अभिजन से। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पूर्ण रूप में नियंत्रित होती है। ये नियंत्रित यहाँ भी होती है लोकतंत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत, लेकिन यहाँ इस रूप में नहीं होती हैं जिस रूप में निरंकुश शासन प्रणाली के अंतर्गत, क्योंकि निरंकुश शासन प्रणाली में केवल शासक अभिजन ही कार्यपालिकाओं को नियंत्रित कर सकता है। संवैधानिक व्यवस्थाएं, संस्थागत व्यवस्थाएं या औपचारिक व्यवस्थाएं सब विफल होती हैं। कार्यपालिका किसी को मान्यता देती ही नहीं है। तो वास्तविक रूप में आप इससे क्या समझे कि पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी राजनीतिक समाजों के अंतर्गत शासक अभिजन, प्रति अभिजन, अभिजन के दो प्रकार होते हैं। हालांकि यहाँ अभिजन से संबंधित विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे मोस्का है, पेरेटो है, मिशेल्स है, इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। इनके लिए हम राजनीतिक अभिजन नाम से अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तो केवल हम कार्यपालिका के ऊपर कैसे नियंत्रण रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो शासक अभिजन, ठीक है, लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन निरंकुश शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासक अभिजन ही कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। और प्रति अभिजन क्या होता है? प्रति अभिजन, जिसे कि काउंटर एलिट्स भी कहते हैं, प्रति अभिजन, प्रतिपक्ष अभिजन या अशासक अभिजन, वास्तविक रूप में या तो ये सत्ता में रहे हुए होते हैं या फिर ये सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि विशेषकर कार्यपालिका के ऊपर शासक अभिजन के द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है, और कोई भी कार्यपालिकाएं शासक अभिजन को रुष्ट नहीं कर सकती हैं। जो सत्तारूढ़ होते हैं उनको किसी भी रूप में रुष्ट नहीं कर सकते हैं। वो जैसी नीतियां बनवाना चाहेंगे उसके अनुरूप कार्यपालिकाएं उनकी बातों को स्वीकार करेंगी, उनकी बातों को मान्यता देंगी। अगर उनकी बातों को मान्यता नहीं देती हैं तो तय मानेगा कार्यपालिका सत्ता में रह भी नहीं सकती। पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला जो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का साधन है वो क्या है? अभिजनी प्रतिबंध, मतलब अभिजन, संभ्रांत, एलिट क्लास, अभिजन वर्ग जिसको कहते हैं, तो इसका नियंत्रण होता है कार्यपालिका के ऊपर। अब आप यहाँ कह सकते हैं सर हमें आपने ये तो बताया नहीं कि अभिजन ही क्या होता है। सीधी सी बात है, राजनीतिक अभिजन हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ अभिजन का सीधा सा तात्पर्य वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, ऐसे वर्ग होते हैं जो कि धन से, बल से, सामाजिक स्थिति से विशेष प्रकार के होते हैं, जिनका समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिनका समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और कार्यपालिकाएं जिनका समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, उनकी बातों को क्या ठुकरा सकती हैं? क्या नहीं ठुकरा सकती हैं भाई। सोशल स्टेटस, सामाजिक प्रतिष्ठा जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बातों को माना जाता है। ये 100% सत्य है ये बात भाई। चाहे बुद्धि बल की बात आए, धन बल की बात आए, राजनीतिक शक्ति की बात आए, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आए, तो इनके आधार पर समाज में अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं और इनकी बातों को मान्यता दी जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सामान्य सी बात है।
तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण अभिजन के द्वारा रखा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ मोस्का, पैरेटो, मिशेल्स, इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए हैं अभिजन के बारे में, हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तो केवल इतना ध्यान रखेंगे कि वे अभिजन कार्यपालिका के ऊपर प्रतिबंध रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। अच्छा, दूसरा है, नोट करें, दूसरा साधन है कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण रखता है, व्यवस्थाई प्रतिबंध। नोट कीजिएगा, व्यवस्थाई प्रतिबंध। देखो भाई, पूरी दुनिया में चाहे आप, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में चाहे आप लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे हों, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे हो, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे हो, विशेषकर 3 प्रतिमान होते हैं। और विकासशील देशों की बात आती है तो इसमें थोड़ा सा अंतर मिलता है, ये बात सत्य है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं इनके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा कि विकासशील देशों की क्या स्थिति है। वास्तव में इन तीनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के अंतर्गत देखिएगा भाई, प्रत्येक राजनीतिक समाज के या प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अपने मूल्य होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं और अपने स्वीकृत मानक, नॉर्म्स, अपने मानक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की या प्रत्येक राजनीतिक समाज की, भाई भारत है या अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था होगा, मतलब पूरी दुनिया की बात होगी। या राजनीतिक समाज कह सकते हैं कि ये अमेरिकन राजनीतिक समाज, भारतीय राजनीतिक समाज, ब्रिटिश समाज और स्विट्जरलैंड का राजनीतिक समाज। तो प्रत्येक राजनीतिक समाज के अपने मूल्य होते हैं, मान्यताएँ होती हैं, स्वीकृत मानक होते हैं। तो ये जो मूल्य, मान्यताएँ या मानक हैं, 3 बातें होगी, मूल्य, मान्यताएँ और मानक हैं, क्या ये कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखते हैं? यस भाई, मुझे बताइए, क्या कोई कार्यपालिका ऐसी है दुनिया में किसी भी देश की जो उस राजनीतिक समाज के मूल्य होते हैं, उस राजनीतिक समाज के जो सर्वोच्च मूल्य होते हैं, जैसे हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करें तो राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो हमारे भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कुछ राजनीतिक मूल्यों की चर्चा कर दी गई है। भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मुझे बताइए प्रस्तावना में है या नहीं ये बातें? तो ये पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य ही तो हैं। इसी के साथ में क्या हमारे राजनीतिक समाज की कुछ मान्यताएं नहीं है? क्या हमारे कुछ मानक नहीं है, नॉर्म्स नहीं है? हैं भाई, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत हमारे जो मानक है उनको उल्लेख कर दिया गया है कि सरकारों को किस तरफ चलना है, सरकारों को किस अनुरूप नीतियां बनानी है, मानक तय कर दिए गए हैं कि नहीं कर दिए गए? दुनिया के सभी देशों में ऐसे किए जाते हैं भाई। मैं तो एग्जाम्पल भारत का दे रहा हूँ। नीति निदेशक तत्व हमारे नॉर्म्स है, मानक हैं, संविधान की प्रस्तावना में कुछ मूल्य हैं और हमारी अपनी कुछ मान्यताएँ हैं। हमारी ये मान्यता नहीं है कि हम दुनिया के सभी देशों से मित्रवत व्यवहार करें, और हम करते हैं। हम पहले किसी भी राष्ट्र राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, हमारी विदेश नीति आक्रामक नहीं है, हम सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं। ये बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत गंभीरता से ले से, हम सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं। हमारी नीति विदेश नीति आक्रामक नहीं है, बल्कि हम वास्तविक रूप में सहिष्णुता की नीति पर, वास्तविक रूप में भाईचारे की नीति पर चलते हैं। तो भाई, प्रत्येक राजनीतिक समाज के अपने मूल्य होते हैं। मैंने बता दिया, भारत के बारे में एग्जाम्पल दिया है। अपने मूल्य होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने मानक होते हैं। तो वास्तव में कार्यपालिकाएं ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी नीति, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम तय नहीं कर सकता जो कि उस राजनीतिक समाज के मूल्य, मान्यताएं और मानक के विपरीत हो। विपरीत होगा तो जनता उन्हें अस्वीकृत कर देगी, जनता उसे अपना समर्थन नहीं देगी। जब 5 वर्ष बाद में दोबारा जनता के सामने ये वोट लेने के लिए जाएंगे तो जनता उन्हें अस्वीकृत करेगी, मतलब अपना समर्थन नहीं देगी। इसलिए कार्यपालिकाएं उस राजनीतिक समाज के मूल्य, मान्यताएं और मानक के अनुरूप नीतियां बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, प्रतिबंधित हो जाती हैं। उन मूल्यों, मान्यताओं और मानकों के अनुरूप, नॉर्म्स, मानकों के अनुरूप उन्हें नीतियां बनानी पड़ती हैं। ये प्रतिबंधित तो हो गया भाई कार्यपालिका के ऊपर। अब बताइए, हमारे भारत के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व हैं या नहीं है कि ना? अब नीति निदेशक तत्व हैं तो बताइए मुझे, हमारी सरकारें क्या उसके अनुरूप कानून नहीं बनाती हैं? बनाती हैं।
भाई विशेषकर मंत्रिमंडल ही तो वास्तविक रूप में किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं उसका ब्यौरा पहले तैयार कर लेते हैं, फिर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में उनका राजनीतिक दल का बहुमत होता है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो वहाँ पर उनको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिकाएं किसी भी राजनीतिक समाज के जो मूल्य होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो मानक होते हैं, उनके विरुद्ध कोई भी नीति, कानून, नियम, कार्यक्रम, योजना नहीं बना सकते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका के ऊपर ही प्रतिबंध हो गई। मतलब वास्तव में उन मूल्यों, मान्यताओं और मानकों के अनुरूप कार्यपालिकाओं को कार्य करना ही पड़ेगा। अब चाहे भाई वह स्वेच्छाचारी प्रणाली हो, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली हो या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ तीनों का। देखो मेरा लक्ष्य केवल ये नहीं भारतीय राज्य व्यवस्था समझा रहा हूँ, नो, मैं इस रूप में आपको समझाऊंगा कि संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जितने भी राजनीतिक समाज हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी सबको समझें आप। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है भाई, देखो ये दूसरा बिंदु विशेष ध्यान रखना है मूल दारोमदार तो यही होता है। अच्छा आप देखिएगा तीसरा प्रतिबंध क्या है, संवैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतिबंध है। देखो वास्तव में पूरी दुनिया के अंतर्गत चाहे शासन प्रणाली का कोई भी रूप क्यों ना हो और चाहे सरकार का कोई भी ढांचा क्यों ना हो, चाहे वो संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, या फिर वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली है, या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। सर्वाधिकारवादी मीन्स जैसे कि चीन का उदाहरण दे सकते हैं आप, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और स्वेच्छाचारी में आप दक्षिण कोरिया का नाम ले सकते हैं। और भी दुनिया में कितने ऐसे देश है जहाँ पर वास्तविक रूप में तानाशाही शासन व्यवस्थाएं हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ। तो भाई सभी देशों के संविधानों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिससे कि कार्यपालिकाएं नियंत्रित हों। तो संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण का उल्लेख किया जाता है वही संवैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतिबंध कहलाता है। मगर सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो संविधान में कार्यपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध केवल औपचारिक होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ये प्रतिबंध केवल औपचारिक होते हैं, संस्थागत होते हैं। इसी के साथ में वास्तविक रूप में ये केवल संवैधानिक होते हैं। तीन बातें होगी, ये प्रतिबंध संवैधानिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, संस्थागत होते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिका को पूर्ण रूप में नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिकाएं अक्सर ये देखा गया कि इनकी अनदेखी करती हैं। क्यों करती हैं भाई? क्योंकि राजनीतिक दल के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता ने जिस राजनीतिक दल को जिता करके भेजा था उसकी सरकार बनती है, उसकी सरकार बनती है। तो कार्यपालिकाएं राजनीतिक दल के सहारे से खुल करके शक्ति का प्रयोग करती हैं। तो वास्तविक रूप में ये हकीकत है कि कार्यपालिकाएं संविधान में जो उल्लेख किया जाता है उनसे नियंत्रित नहीं होती हैं। वो केवल औपचारिक प्रतिबंध होते हैं, बस दिखावटी प्रतिबंध होते हैं, वो वास्तविक प्रतिबंध नहीं होते हैं। कैसे समझे? अब इसमें हम दो मॉडल ले रहे हैं, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कौन है? ब्रिटेन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली का सामान्य सा अभिप्राय क्या है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली जहाँ होती है इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो कार्यपालिकाएं होती हैं वो व्यवस्थापिका में से निकलती हैं, संसद में से निकलती हैं। और कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद में से ही ये निकलता है। भाई हमारे भारत के अंतर्गत सबसे पहले हम सांसद चुन करके भेजते हैं कि नहीं? उसके बाद में वहाँ जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। मतलब वास्तविक रूप में सबसे पहले हम व्यक्ति विशेष को सांसद के रूप में चुन करके भेज देते हैं। अब उनमें से जिस दल को बहुमत मिला है उनमें से ही वास्तविक रूप मंत्रिमंडल का गठन होता है, बाहर से थोड़ी होता है, अलग से चुनाव थोड़ी हो रहा है। तो वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जो संसद होती है वह संसद वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका मंत्रिमंडल का गठन होता है संसद में से ही होता है। और वह जो मंत्रिमंडल है या जो कार्यपालिका है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे जवाब देना पड़ता है। संसद के अंतर्गत मंत्रियों से, मंत्रिमंडल से पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे संसद में
क्या कह रहा हूँ, जैसे संसद के अंतर्गत मंत्रिमंडल से या मंत्रियों से अपने अपने विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि भी आपके विभाग के अंतर्गत ये गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, इसका हमें जवाब दीजिएगा। मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसी के साथ में व्यवस्थापिकाएं यदि मान लीजिएगा बजट को अस्वीकार कर देती हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई मंत्रिमंडल के प्रति इनका अविश्वास है, और अविश्वास का मतलब होता है इनका त्यागपत्र देना। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं। कैसे कैसे होती हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वास्तविक रूप में इनके विरुद्ध मतलब मंत्रिमंडल के विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्यपालिका से, मंत्रिमंडल से या मंत्रियों से वास्तविक रूप में उनके विभाग से संबंधित प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो इस रूप में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के ऊपर या कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। किसके द्वारा? व्यवस्थापिका के द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात आती है तो वास्तविक रूप में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई वास्तव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सीधा जनता के द्वारा निर्वाचन कराया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। तो वास्तविक रूप में यहाँ मंत्रिमंडल नियंत्रित कैसे होगा? भाई यहाँ पर भी वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल नियंत्रित होता है। कैसे? ठीक है, मंत्रिमंडल या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मंत्रिमंडल के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस मतलब व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। मंत्री से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, पूरे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण इस रूप में रखते हैं कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस जैसा मंत्रिमंडल चाह रहा है उसके अनुरूप नीतियां स्वीकृत नहीं करती है तो इसका मतलब यही है कि वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। यस, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जाता है। इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होगा मंत्रिमंडल का मुखिया। तो राष्ट्रपति अन्य देशों से जब संधियां करता है तो संधि के लिए जरूरी होता है कि वहाँ की कांग्रेस के 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है। दूसरा सदन है वहाँ का, तो सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है। अब सीनेट उसको स्वीकृति नहीं देती है तो वास्तविक रूप में वो संधि स्वीकृत नहीं हो सकती। तो बताइए मुझे, नियंत्रण हुआ है नहीं राष्ट्रपति के ऊपर? हुआ ना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। और वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का, वो है महाभियोग। क्या है? महाभियोग। महाभियोग का हथियार या साधन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर पूर्ण रूप में नियंत्रण रखती है। ये बात सत्य है कि महाभियोग की व्यवस्थाएं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भी होती है। क्या हमारे भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता? यस, लगाया जा सकता है। तो वास्तविक रूप में ये महाभियोग भी कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण का एक साधन है। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो और चाहे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे कि फ्रांस के अंतर्गत, सभी प्रकार के शासन प्रणाली के अंतर्गत किसी न किसी रूप में संवैधानिक प्रतिबंध होते ही होते हैं। अर्थात संविधान के अंतर्गत ही कार्यपालिकाओं के ऊपर प्रतिबंध की व्यवस्था कर दी जाती है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ ये बात। भाई पूरी दुनिया में ये व्यवस्था की जाती है, सब देशों के संविधान में। क्या? कि भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए शक्ति को शक्ति का विरोधी बना दो। शक्ति को शक्ति का विरोधी का मतलब ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे कि सरकार का एक अंग 2 पर और 2 एक के ऊपर नियंत्रण रखे। कैसे? भाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर रखे, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखे। तो ये क्रम बारी बारी से हो, मतलब सरकार का एक अंग 2 पे और 2 एक के ऊपर नियंत्रण रखे, जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो और शक्ति का संतुलन बना रहे और एक शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित रखे, जिससे कि वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए, जिसे राजनीति विज्ञान की शब्दावली में कहा जाता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। दुनिया के सब देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। भाई चाहे तानाशाही शासन प्रणाली क्यों ना हो, वहां पर भी किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। अच्छा, अंतिम चौथा है इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण का साधन, गैर संवैधानिक प्रतिबंध। देखिएगा क्या है? गैर संवैधानिक प्रतिबंध। ऐसे प्रतिबंध जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है, मगर ये प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध हैं
जो कि वास्तविक प्रतिबंध है, यही कार्यपालिका को वास्तविक रूप में नियंत्रित करते हैं। ये कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं करते हैं। कार्यपालिकाएं इनकी अनदेखी करती हैं, इन्हें नज़रअंदाज करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण है राजनीतिक दल, पार्टी सिस्टम। दल का उनके सर पर हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, और जब दल कार्यपालिका के साथ होता है, राजनीतिक दल कार्यपालिका के साथ होता है, तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं तानाशाह जैसा व्यवहार करने लग जाती हैं। मगर गैर संवैधानिक प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनसे कार्यपालिकाएं नियंत्रित होती हैं। पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं मैं। देखिएगा, अब गैर संवैधानिक प्रतिबंध का मतलब सामान्य सा होगा कि इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है। इन्हें वास्तविक रूप में हम अनौपचारिक प्रक्रियाएं या अनौपचारिक प्रतिबंध भी कह सकते हैं। इन्हें गैर संवैधानिक या गैर संस्थागत प्रतिबंध भी कहा जा सकता है। इसमें कौन कौन से? राजनीतिक दल व निर्वाचन, एक, बी हित व दबाव समूह, और सी है प्रबुद्ध लोकमत। मतलब गैर संवैधानिक प्रतिबंध के अंतर्गत 3 बिंदु ले रहे हैं हम, राजनीतिक दल व निर्वाचन, दूसरा है हित व दबाव समूह, और तीसरा है प्रबुद्ध लोकमत। ये विशेषकर IAS एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गैर संवैधानिक प्रतिबंध कौन कौन से हैं? मतलब जिनके द्वारा वास्तविक रूप में कार्यपालिका के ऊपर प्रतिबंध या नियंत्रण रखा जाता है। इसमें 3 बातें होंगी, राजनीतिक दल व निर्वाचन, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, राजनीतिक दल व निर्वाचन, हित व दबाव समूह और प्रबुद्ध लोकमत। अब ध्यान दें भाई, सबसे पहला ले रहे हैं गैर संवैधानिक प्रतिबंध में राजनीतिक दल व निर्वाचन। देखिएगा, वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य सबसे अच्छे रूप में यदि कोई करता है तो वो राजनीतिक दल ही है। राजनीतिक दल चाहे और पूरा साथ दे, कार्यपालिका निरंकुश बन जाती है। और राजनीतिक दल चाहे कि भाई हमें तो लंबे समय तक सत्ता में रहना है, जनहित में कार्य करना है, तो कार्यपालिकाओं की हिम्मत नहीं है कि राजनीतिक दल के द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है उसके विपरीत वो नीतियां बनाए, कानून बनाए, योजनाएं बनाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के ऊपर राजनीतिक दल का नियंत्रण होता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में समय समय पर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव की व्यवस्थाएं भी की जाती है। तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत भी किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिकाओं का गठन अवश्य कराया जाता है। वह इसलिए कराया जाता है जिससे कि वास्तविक रूप में सत्ता या शक्ति का वैधीकरण हो सके, जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। तो समय समय पर जो चुनाव की व्यवस्था की जाती है, जैसे हमारे भारत के अंतर्गत 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, वो एक अलग बात है कि समय से पहले सरकार का विघटन हो जाता है तो समय से पहले भी चुनाव हो जाते हैं, एक अलग बात है। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो वास्तविक रूप में समय समय पर जो चुनाव की व्यवस्थाएं की जाती है इसलिए की जाती है जिससे कि जनता वास्तविक रूप में इनकी नीतियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करे। तो इस आधार पर कार्यपालिकाएं कोई भी ऐसी नीति, नियम, योजना, कार्यक्रम तय नहीं कर सकते जो कि जनहित में नहीं हो। जनहित में है तो जनता वास्तविक रूप में जैसे 5 वर्ष बाद में ये वोट लेने के लिए जनता के सामने जाते हैं, जनता इन्हें स्वीकृति देती है, जनता इन्हें समर्थन देती है। और जनता की मांगों के अनुरूप, जनता के हितों के अनुरूप, जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप यदि उन्होंने नीतियाँ नहीं बनाई, कार्यपालिकाओं नीतियाँ नहीं बनानी है, उनकी बातें नहीं मानी है, उनकी मांगें नहीं माने, तो जनता उन्हें अस्वीकृत कर देगी। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक दल व निर्वाचन कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसमें मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन दी है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका अपने दल की नेता, कार्यपालिका अपने दल की नेता व उसकी कैदी दोनों ही होती है। दोनों बातें आ गई। कार्यपालिका अपने दल की नेता, ये बात सत्य है भाई। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता ही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका अपने दल की नेता और उसकी कैदी दोनों ही होती। कैद इसलिए होती है कि राजनीतिक दल के जो निश्चित नियम होते हैं, जो निश्चित सिद्धांत हैं, जो उनका घोषणा पत्र होता है, उनके विपरीत कार्यपालिकाएं आचरण नहीं कर सकती हैं, नीतियां नहीं बना सकती हैं, योजनाएं नहीं बना सकते हैं, कार्यक्रम नहीं तय कर सकते हैं। तो वास्तविक रूप में इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका अपने दल की नेता व उसकी कैदी दोनों ही होती हैं। क्लियर? दूसरा, हित व दबाव समूह। ध्यान दीजिएगा, मैंने हित व दबाव समूह के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्ले लिस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मैं एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं छोड़ूंगा जिसके ऊपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ठीक से नहीं समझाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, हित व दबाव समूह के ऊपर हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो हित व दबाव समूह भी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में बात सत्य है। दबाव समूह का उद्देश्य
सत्ता में जाना नहीं है, इनका उद्देश्य मंत्री बनना नहीं है, इनका उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, इनका उद्देश्य सांसद विधायक बनना नहीं है, लेकिन ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने अनुरूप प्रभावित करते हैं और इनकी जो मांगें होती हैं, इनके जो हित होते हैं, उन हितों के अनुरूप कानून बनाएं कार्यपालिकाएं, उन हितों के अनुरूप ही कानूनों की क्रियान्वित करें कार्यपालिकाएं, वैसी ही नीतियां पारित करवाएं जैसा कि दबाव समूह चाहते हैं। और कार्यपालिकाओं की ये बात माननी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में चुनाव के अंतर्गत दबाव समूह उनको चंदा देते, वित्तीय सहायता देते हैं। तो इसलिए किसी न किसी रूप में हित व दबाव समूह भी कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। कार्यपालिकाओं को हित और दबाव समूह की बातों को मानना पड़ता है। यदि दबाव समूह की बातों को कार्यपालिका नहीं मानती है, दबाव समूह की मांगों के अनुरूप नीतियां नहीं बनाई जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। वास्तविक रूप में आंदोलन, हड़ताल इत्यादि विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ तक कहा गया है कि इनके द्वारा खून खराबे तक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मूलतः ये कहा जा सकता है कि हित व दबाव समूह किसी न किसी रूप में कार्यपालिकाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसके अंतर्गत ही मैंने आपके लिए दो बातें नोट की हैं। नोट कीजिएगा, राजनीतिक प्रक्रियाओं की जीवन शक्ति माने जाते हैं। ये कौन? दबाव समूह। मतलब दबाव समूह वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रक्रिया की जीवन शक्ति माने जाती है। एग्जाम पूछा जा सकता है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की जीवन शक्ति किसे माना जाता है? दबाव समूह को माना जाता है। और यह तेल का ऑयल OIL ऑयल, ये तेल का कार्य करता है। मतलब वास्तविक रूप में जैसे पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, तो पॉलिटिकल सिस्टम को संचालित करने के लिए किसी न किसी में एनर्जी चाहिए। तो ये जो दबाव समूह ने एनर्जी का ही कार्य करते हैं। भाई पूरे समाज के अंतर्गत, पूरे राजनीतिक समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हित होते हैं। अब उन हितों की अभिव्यक्ति राजनीतिक दल से नहीं हो सकती है, सबके हितों की अभिव्यक्ति। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के हित समूह तैयार होते हैं, गठन किया जाता है। और जब हित समूह केवल अनुनय के आधार पर ही सरकार से अपनी बात मनवाते हैं तो हित समूह कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही हित समूह दबाव का प्रयोग करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं, तो दबाव समूह बन जाते हैं। हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि हित समूह दबाव समूह के लिए अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप देखिएगा। तो वास्तविक रूप में यह ऑयल या तेल का कार्य करते हैं। शासन व्यवस्था के संचालन में वास्तविक रूप में ये एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। और किसी मशीनरी को चलाने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे बिजली क्यों ना हो, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वास्तविक रूप में दबाव समूह और हित समूह पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एनर्जी देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा राजनीतिक समाज में जितने भी प्रकार के हित होते हैं, उन सभी हितों की अभिव्यक्ति की जाती है। सरकार को उनके अनुरूप किसी न किसी रूप नीतियाँ बनानी पड़ती है। तीसरा है प्रबुद्ध लोकमत, जनमत, प्रबुद्ध लोकमत। भाई वास्तविक रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध है वो तो जनमत का ही है। लेकिन जनमत जागरूक हो, सचेत हो। जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी है। जनता जागरूक हो, राजनीति के प्रति जागरूक हो। ऐसी स्थिति में कार्यपालिकाओं को जनता ठीक से नियंत्रित कर सकती है। संवैधानिक साधन विफल हो जाएं, कोई परेशानी नहीं है। ये सारे साधन विफल हो जाएं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि जनता जागरूक है, जनता शिक्षित है, सच में जनता ये जानती है कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या निवेश हो रहे हैं, क्या निर्गत हो रहे हैं। ड्यूडी स्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने समझा दिया, प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्या इनपुट हैं, क्या आउटपुट है। मतलब जनताएं वास्तविक रूप में ये समझ जाएं कि हमें किस प्रकार की मांगें सरकार के सामने रखनी है और सरकार के द्वारा कौन से कानून बनाए गए हैं, उन सब की जानकारी यदि जनता को है तो उसको कहा जाता है प्रबुद्ध लोकमत। और ऐसा जनमत जो होता है, ऐसी जनता जिस देश की होती है, वहाँ की कार्यपालिका नियंत्रित होती हैं, कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती हैं। अच्छा, आप इसमें भी मैंने आपके लिए एक बात नोट की है, लिखिएगा। विश्व का बड़े से बड़ा तानाशाह, क्या कहा है मैंने? विश्व का बड़े से बड़ा तानाशाह लोकमत की लंबी अवधि तक अवहेलना नहीं कर सकता। मतलब भाई राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी आप नोट कीजिएगा, वास्तव में किसी भी देश के राजनीतिक समाज के अंतर्गत तानाशाही तभी पनपती है जब जनता उसे अपना समर्थन देती है। अन्यथा क्या मजाल कि किसी भी राजनीतिक समाज के अंतर्गत तानाशाही पनप जाए। अरे भाई
सतत जागरूकता ही तो स्वतंत्रता की गारंटी है। जनता जागरूक है, जनता विवेकवान है, जनता ठीक से जानती है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था के क्या निवेश और क्या निर्गत हैं, क्या आगत क्या निर्गत है, क्या इनपुट क्या आउटपुट हैं। भाई मैं विश्वास से कह सकता हूँ वहाँ कभी भी तानाशाही नहीं पनप सकती। इसलिए कहा गया कि किसी भी देश में तानाशाही पनपती है उसका सबसे मूल कारण है कि स्वयं जनता जागरूक नहीं है। और वास्तविक रूप में विश्व का बड़े से बड़ा तानाशाह लोकमत की लंबी अवधि तक अवहेलना नहीं कर सकता। मतलब कोई भी तानाशाही शासक लंबे समय तक तभी सत्ता में रह सकता है जबकि उसे जनता का समर्थन मिले। और जनता का समर्थन मिलेगा, नियंत्रण में रहना पड़ेगा, जनता के मूल्य मान्यताएं मानकों के अनुरूप नीतियां बनानी पड़ेंगी। इसलिए वास्तविक रूप में कार्यपालिकाओं के ऊपर लोकमत का भी नियंत्रण होता है। और सच में तो जनमत के द्वारा ही कार्यपालिकाएं नियंत्रित होती हैं। सच में तो जनता के प्रति ही कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। सच में तो कार्यपालिकाओं को जनता के सामने ही जवाब देना पड़ता है कि जनता पूछेगी आपने क्या किया है हमारे लिए, जनता जवाब सवाल करेगी, कार्यपालिकाओं को जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए सच में नियंत्रण जनमत का ही होता है। भाई राजनीतिक दल वही बात आ गई, जनता तो सच में नियंत्रण इनका होता है। अब ये मैंने आपको 4 साधन बताए हैं, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। अभिजनी प्रतिबंध, दूसरा है व्यवस्थाई प्रतिबंध, तीसरा है संवैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतिबंध जो कि केवल औपचारिक होते हैं। नोट कीजिएगा, केवल औपचारिक हैं। इनको देखो क्या क्या नाम दिया गया है, औपचारिक, संवैधानिक और संस्थागत। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, औपचारिक, संवैधानिक और संस्थागत 3 नाम दिए गए हैं। अच्छा, और चौथा है गैर संवैधानिक प्रतिबंध। गैर संवैधानिक प्रतिबंध में 3 बातें बतलाई मैंने। ए, राजनीतिक दल व निर्वाचन, बी, हित व दबाव समूह। मुझे दबाव समूह पर ज़्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग से मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए। और तीसरा है प्रबुद्ध लोकमत, सी। गैर संवैधानिक प्रतिबंध में ये 3 साधन होते हैं जिनके द्वारा कार्यपालिकाओं को नियंत्रित किया जाता है। अब इन सब बातों को समेटते हुए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये कार्यपालिका होगी। अब देखो भाई, देखो वास्तव में जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना तो कार्यपालिका का मतलब है समझना है मंत्रिमंडल से लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे तो वहाँ वास्तविक रूप में जो स्थायी कार्यपालिका होती है या जिसको हमें कहेंगे स्थायी सरकारी कर्मचारी, उनकी तरफ संकेत किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल, राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं इसको। तो मूल जो तात्पर्य होगा ना भाई, हम बता रहे हैं ना कार्यपालिका नियंत्रण या कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन, तो मूल मतलब यही है कि मंत्रिमंडल किन किन साधनों से नियंत्रित होती है। या मंत्रिमंडल तानाशाह जैसे व्यवहार करता है, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है? नहीं, इसके ऊपर नियंत्रण होता है। अब इन सारी बातों को हम केवल 2 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में कार्यपालिका के ऊपर कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका के ऊपर राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। अब मैंने यहाँ ये दिखा है औपचारिक प्रक्रियाएं, तो कटी रेखा के माध्यम से दिखा है। इसका मतलब यह नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप में ही, वास्तविक नियंत्रण नहीं है। क्या कह रहा हूँ? ये वास्तविक नियंत्रण नहीं है। कार्यपालिकाएं इनकी अनदेखी करते हैं। कार्यपालिकाएं या मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में नियंत्रित नहीं होता है। औपचारिक प्रक्रिया में कौन आएगा? विशेषकर इसमें यह आएगा आपका संवैधानिक व प्रक्रियात्मक प्रतिबंध। मतलब संविधान के अंतर्गत जो कुछ भी व्यवस्थाएं की गई हैं या औपचारिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संविधान के अंतर्गत संवैधानिक प्रतिबंध है या जो संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं वो प्रतिबंध आते हैं। और कार्यपालिकाएं वास्तविक रूप में इससे प्रतिबंध नहीं होती हैं, इनकी अनदेखी करती हैं, इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका मूल कारण है राजनीतिक दल का पूरा समर्थन प्राप्त होना। इसलिए मैंने कहा था कि राजनीतिक दल, कार्यपालिका अपने दल की नेता भी होती है, इसकी कैदी भी होती है। तो वास्तविक रूप में जो ये औपचारिक प्रक्रियाएं हैं, मैंने संकेत कर दिया है, ये जो संवैधानिक प्रतिबंध है इनकी तरफ संकेत है। कार्यपालिकाएं इससे वास्तव में नियंत्रित नहीं होती, इसलिए कटी रेखा के माध्यम से मैंने लिखा है औपचारिक प्रक्रियाएं नियंत्रण। तो इनका जो नियंत्रण होगा वह औपचारिक ही है, वास्तव में इससे नियंत्रित नहीं होंगी। इसके अंतर्गत विशेषकर संवैधानिक प्रतिबंध आते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ लिखा है अनौपचारिक प्रक्रियाएं। क्या? अनौपचारिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत विशेषकर जो गैर संवैधानिक प्रतिबंध है वो आएंगे। क्या आएंगे इसमें? गैर संवैधानिक प्रतिबंध। अर्थात वास्तव में पूरी दुनिया के अंतर्गत जो कार्यपालिकाएं हैं वो औपचारिक प्रक्रियाओं से या संवैधानिक प्रतिबंधों से या संस्थागत प्रतिबंधों से
या संरचनात्मक प्रतिबंधों से नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में गैर संवैधानिक प्रतिबंधों से या अनौपचारिक प्रक्रियाओं से कार्यपालिकाएं नियंत्रित होती है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, निर्वाचन, हित व दबाव समूह और प्रबुद्ध लोकमत या जनमत होता है, जिसके द्वारा मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कार्यपालिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं संवैधानिक या संस्थागत या औपचारिक संरचनाओं से नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि वास्तविक रूप में जो कार्यपालिकाएं होती हैं वह गैर संवैधानिक और उस देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति, उस देश विशेष की जो मूल मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, उनसे नियंत्रित होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो ये गैर संवैधानिक प्रतिबंध हैं या जो अनौपचारिक प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप में कार्यपालिकाएं नियंत्रित होती हैं, जिसको कि मैंने यहाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया है कि जो गैर संवैधानिक है उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है और इनके अनुरूप वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं कार्य करती हैं। तो ये हो गया कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन। अब देखो भाई, अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो निष्कर्ष है ना भाई, वास्तव में ये पाश्चात्य या पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के ऊपर तो लागू होते हैं पूर्ण रूप में, लेकिन ध्यान देंगे विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अभी तक भी जो संवैधानिक ढांचा है वह निश्चित नहीं हो पाया है। न ही विकासशील देशों के अंतर्गत राजनीतिक दल की जो पद्धतियां होती हैं या जो पार्टी सिस्टम होता है, दलीय पद्धतियां होती हैं, दलीय व्यवस्थाएं होती हैं, वो निश्चित नहीं हो पाई है। न ही विकासशील देशों के अंतर्गत निष्पक्ष रूप में चुनाव होते हैं, न ही विकासशील देशों के अंतर्गत हित और दबाव समूह उस रूप में नहीं पनपे हैं, उस रूप में इनको मान्यता नहीं दी जाती है जिस अनुरूप पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत दी जाती है। और न ही विकासशील देशों के अंतर्गत जो लोकमत है वह इतना प्रबुद्ध भी नहीं है, इतना सचेत भी नहीं है, इतना जागरूक भी नहीं है। और यहाँ तक कि जैसा कि ऐसी फाइनर ने कहा भी है कि विकासशील देशों की जनता को तो यह भी नहीं मालूम होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के क्या इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, मेरे राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों से पूछता हूँ तो उनको नहीं मालूम होता है, MA के विद्यार्थियों को, कि क्या हमारी इनपुट है, क्या आउटपुट है, तो फिर क्या पढ़ते हैं हम। अरे भाई, जनता की क्या मांगे हैं, जनता को मांगे किस रूप में रखनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार के द्वारा क्या नियम लिए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट की जानकारी होनी चाहिए। जबकि विकासशील देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में वहाँ की जनता को इनपुट आउटपुट की जानकारी नहीं होती है। वहाँ की जनता राजनीति के प्रति इतनी जागरूक नहीं होती है, सचेत नहीं होती है। जैसा कि जॉन लॉक ने कहा है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी है। तो विकासशील देशों की जनता इतनी जागरूक नहीं होती है। विकासशील देशों की जनता को वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं की भी इतनी जानकारी नहीं होती है। विकासशील देशों की जनता को वास्तविक रूप में राजनीति के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों के अंतर्गत है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं विकासशील देशों की जो जनता है वह वास्तविक रूप में राजनीति के प्रति अक्सर ही देखा गया उदासीन होती है। केवल चुनाव के अंतर्गत हो हुल्ला करना, नारे लगाना, यही राजनीति की सचेतकता का प्रतीक नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? यही राजनीति के प्रति सचेतता का संकेतक नहीं है, या यही राजनीति के प्रति जागरूकता का संकेतक नहीं है। वास्तविक रूप में राजनीति की मूल प्रक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्यपालिकाओं के ऊपर ये सारे नियंत्रण फीके पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और कार्यपालिकाएं तानाशाह जैसा व्यवहार करने लग जाती हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया कार्यपालिका का नियंत्रण या कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन। आशा करता हूँ ये बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।